चैप्टर का नाम देखिए कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सर, क्लियरली बताता हूँ। चैप्टर बड़ा बोरिंग है, थ्योरी भरी हुई है इसके अंदर, पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, नींद आएगी, वासी आएंगी आपको। मेरी कोशिश रहेगी कि जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करवा सकूं उतना आपका इंटरेस्ट बन सके चैप्टर के अंदर। मिनिमम वेटेज 4 नंबर की है चैप्टर की, 40 में से 4 मतलब कि 10% आपकी आ जाएगी सिर्फ एक चैप्टर करके। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है ऐसे चैप्टर। प्रैक्टिकल चैप्टर होते हैं उसमें कितनी प्रैक्टिस करो, एग्जाम में क्या पॉइंट नहीं आके कंफ्यूज हो गए, नहीं हो पाया। लेकिन थ्योरी चैप्टर में कंफ्यूज क्या हो, जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, आंसर लिख करके आना, तो सिक्योर्ड आप हो सकते हो इसके थ्रू। तो इसको आप अपॉर्चुनिटी समझो और पॉइंट हिसाब से देखो। खैर चैप्टर्स नहीं नाम कंप्यूटर अकाउंटिंग से ये पढ़ के हो रहे हैं, हमारा अकाउंट सब्जेक्ट है, कंप्यूटर कहां से आ गया, साइंस साइड वालों को पढ़ाओ। देखिए मैंने बताया था कंप्यूटर के जो अकाउंट्स के हैं वो सॉफ्टवेयर बन चुके हैं अच्छे से अच्छे, अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल बैलेंस इतना सब कुछ सीखा है। प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ एक काम करना है आपको, जर्नल। प्रैक्टिकल लाइफ में कंप्यूटर में आपको सिर्फ जर्नल वाला काम करना है। लेजर वो कंप्यूटर अपने आप बनाएगा, ट्रायल बैलेंस कंप्यूटर अपने आप बनाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट कंप्यूटर अपने आप बनाएगा, पीएनएल अकाउंट अपने आप बनाएगा, बैलेंस शीट अपने आप। हमें सिर्फ जर्नल करना। बेसिकली कंप्यूटर खुद से सब कुछ नहीं कर सकता, तो हमने क्या कर रखा है, हमने जो सॉफ्टवेयर बना रखा है सॉफ्टवेयर ऐसा बना रखा है कि भाई हम जर्नल एंट्री करें तो कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर को पहले से पता होगा कि इस एंट्री का इफेक्ट कहां जाता है, वो ऑटोमेटिकली वहां इफेक्ट डाल देगा। ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिक रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो हमने कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दे रखी है तो कोई फाइल डिलीट हो उसे तुरंत रिसाइकल बिन में डालते हैं, पैसे इंस्ट्रक्शन दे रखी है, हमें कट पेस्ट नहीं करना पड़ता रिसाइकल बिन में। तो सॉफ्टवेयर में पहले से इंस्ट्रक्शन डाल रखी है। अब ये बताइए सॉफ्टवेयर बनाता कौन है? इंजीनियर बनाता है, अकाउंटेंट तो बनाता नहीं सॉफ्टवेयर। लेकिन इंजीनियर को क्या पता कि अकाउंट्स के रूल क्या है? तो जिस इंजीनियर ने अकाउंट्स वाला सॉफ्टवेयर बनाया उसने क्या सीए करी है पहले? नहीं। तो ऐसे में क्या होता है सर, एक सीए और एक इंजीनियर दोनों साथ में बैठे, इंजीनियर रिक्वायरमेंट पूछेगा अकाउंटेंट से कि आप बताइए को सॉफ्टवेयर में और क्या चीज चाहिए, किसका इम्पैक्ट कहां पड़े, और वो बताता रहेगा, इंजीनियर हिसाब से सॉफ्टवेयर बनाता रहेगा, टेस्ट करवाता रहेगा। तो इसलिए अकाउंटेंट को भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। सेकंड चीज, हमें सारा काम सर मैनुअल तो करना नहीं, कंप्यूटराइज करना। तो कंप्यूटर की अगर नॉलेज नहीं है तो हम काम नहीं कर पाएंगे। बैंक में बहुत सारे स्टाफ हैं पुराने जिनको हटाना पड़ता है इस वजह से, कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर वगैरह नहीं चला पा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, बड़ी मुश्किल आती है इस एज में ट्रेनिंग लेना कंप्यूटर की, जिसने मैनुअली कराया जिंदगी भर काम। लेकिन अगर नहीं सीख पाए तो उनको जॉब छोड़नी पड़ती है। और अपडेट आना ही आना है, बहुत फास्ट आना है अपडेट। जब मैंने सीए की थी उस टाइम जीएसटी नहीं था, उसके बाद जीएसटी आया तो हमने अपडेट करा कि जीएसटी कॉन्सेप्ट क्या है। कोई अपडेट ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल एक्स से वाई हो जाती है, बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, थोड़ा बहुत ही स्लाइटली चेंज होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सीखना ही होगा, कोई भी कोर्स करेंगे आप। जब हमें जॉब मिलती है, जैसे मैंने बताया था पहले भी, ग्रेजुएशन करते हैं आप अच्छे कॉलेज से, कैंपस प्लेसमेंट होता है, वहां से आपको जॉब मिलती है। जॉब के बाद आपको कुछ मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आपसे कि आपको सारा काम आता है, वो सिर्फ टैलेंट को सर्च कर रहे हैं। आप में टैलेंट है, आपको नॉलेज है, आपको जॉब में दिया जाएगा, 3-4 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी, कंप्यूटर में हमारा सॉफ्टवेयर किस तरीके का सिखाया जाएगा, उसके बाद आपसे काम करवाया जाएगा। ट्रेनिंग भी विद पे होती है, मतलब जितनी सैलरी काम करने की उतनी सैलरी ट्रेनिंग लेने की होती है। तो कंप्यूटर क्यों सीख रहे हैं सर चैप्टर में, क्यों हमें इंट्रोड्यूस किया गया? ताकि हमें कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर क्या चीज होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह क्या होता है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। फायदे ज्यादा पता होंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बनेगा। जैसे मोबाइल में काफी सारा माइंड लगाते हैं, मेगा पिक्सल्स पता होंगे आपको, पिक्सल्स क्या होते हैं बताइए? जैसे कोई पिक्चर क्लिक की जाती है तो कंप्यूटर कैमरा जो करता है क्या है, वो करता है ये है कि उसी के कलर, मान लीजिए आपकी पिक्चर ली गई तो कहीं पर जैसे हेयर का कलर ब्लैक है तो यहाँ पर ब्लैक फिल कर दिया, कहीं स्किन कलर यहाँ पे स्किन कलर फिल कर दिया। इस तरीके से ये बॉक्सेस फिल किए जाते हैं और फिर पिक्चर निकल करके आती है। जो कैमरे का काम होता है वो पिक्सल्स पे काम होता है।
एक पिक्सल एक बॉक्स होता है, एक पिक्सल एक बॉक्स होता है। पिक्चर ऐसी बन करके आती है, जब क्लिक की जाती है तो उस कैमरे के अंदर जो पिक्सल की स्मॉल एक शीट है, उस शीट में बहुत सारे बॉक्सेस हैं। तो आपका देखते हुए जब क्लिक करेंगे तो सामने कौन कौन से कलर आ रहे हैं, वो कलर उस बॉक्स के अंदर भर देगा और फिर पिक्चर निकल करके आ जाएगी। एक बॉक्स एक पिक्सल होगा। एक मेगापिक्सल, मान लीजिए एक आपके फोन में 1 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो वो 10 लाख बॉक्स है। मतलब 1 मेगापिक्सल इक्वल्स टू 1 मिलियन पिक्सल्स। 1 मिलियन मतलब 10 है, तो 1 मेगापिक्सल का कैमरा है, मतलब 10 लाख बॉक्सेस हैं। और 64 मेगापिक्सल तो लगा लो हिसाब से, तो इस हिसाब से इतने मेगापिक्सल, तो जितना ज्यादा मेगापिक्सल होंगे, तो मुझे पता क्या है, मान लीजिए बॉक्स कम है तो पिक्चर जैसे कई बार आपने देखा ब्लर पिक्चर से आती है, मतलब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर गैप सा हो गया, जो तो कम थोड़े अच्छे कैमरे, कम अच्छे कैमरे होते हैं ना, गैप आ जाता है वो। ये ज्यादा मेगापिक्सल कैमरा होगा तो जितने छोटे छोटे बारीक बारीक बनेंगे, और इतने छोटे छोटे बन रहे हैं, तो फिर इनमें बहुत कम डिफरेंस, कम दिखेगा, इनमें ज्यादा दिखेगा अगर बड़े बड़े बॉक्स होंगे तो। मतलब शीट उतनी है, ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा है, मतलब पिक्चर का साइज उतना नहीं आएगा ना, पिक्चर का साइज उतना नहीं आएगा चाहे कैमरा कितने मेगापिक्सल का हो। तो कम मेगापिक्सल का है तो बॉक्स बड़े बड़े होंगे, तो इनमें गैप दिखेगा, उससे पिक्चर कम सुंदर दिखती है। अगर ज्यादा मेगापिक्सल कैमरा होगा तो बॉक्सेस ज्यादा होंगे, तो गैप बहुत कम दिखेगा, पिक्चर ज्यादा सुंदर दिखती है। ठीक है जी, जो पिक्सल वाला कॉन्सेप्ट होगा। अकाउंट्स की भाषा में लिखूं अगर मैं इसको, तो टेंजिबल और इंटेंजिबल हार्डवेयर व्हिच कैन बी सीन एंड टच, जैसे कि टेंजिबल एसेट हमने पढ़ी है कि मशीन, फर्नीचर, ऐसे कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स ऐसे हैं व्हिच कैन बी सीन एंड टच, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, ये हार्डवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल व्हिच कांट बी सीन एंड टच, अकाउंट्स में हमने पढ़ा है सर, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स, तो सॉफ्टवेयर्स हैं व्हिच कांट बी सीन एंड टच। सॉफ्टवेयर अगर आपने सीडी में करा है तो सीडी को ही टच कर सकते हो आप सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। मतलब आपके फोन के अंदर जो एंड्रॉयड है वो सॉफ्टवेयर हुआ, मोबाइल की जो स्क्रीन है वो हार्डवेयर हुआ। क्लियर हो पा रही है बात? तीसरी एक और चीज सीखना है अकाउंट्स के अंदर, ह्यूमन वेयर। ह्यूमन वेयर का मतलब है कि सर कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर से हम चाहें कि सारा काम करते हैं हमारे अकाउंट्स का, उसके लिए हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए, और तीसरी चीज ह्यूमन वेयर, मतलब कि पर्सन्स भी चाहिए, अकाउंटेंट भी चाहिए। कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं बना आज तक कि वो जनरल एंट्री भी खुद कर दे और बाकी सारा काम भी खुद कर दे। जनरल एंट्री तो अकाउंटेंट को ही फीड करनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन को देखते हुए, ट्रांजैक्शन जो हो रही है, लेन देन जो हो रहा है। देखो जैसे आपने चैप्टर में, हर चैप्टर में देखा इस लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग हुई कि ये सामान खरीदा, उससे बेचा, आधे पैसे दे दिए, ऑर्डर आ गया, केवल लिखा होता है प्लेस करा हमने ऑर्डर, उसकी एंट्री नहीं होती। तो हमारा बॉस तो हमें सारी ट्रांजैक्शन बताएगा, सारी चीजें बताएगा कि मैंने ये करा है, वो करा, क्योंकि उसको नहीं पता कि क्या रिकॉर्ड होना है, क्या रिकॉर्ड नहीं होना। हम अकाउंटेंट ने वो ट्रांजैक्शन सुन करके या बिल देख करके खुद आइडिया लगाना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन बनेगी। उधार की सेल है, उधार की परचेज है, कैश की सेल है, कैश की परचेज है, एक्सपेंस पेड है, रेवेन्यू रिसीव्ड है, कौन से ट्रांजैक्शन खुद ही पता लगाना है। तो ह्यूमन वेयर इज मस्ट फॉर अकाउंटिंग। हम ही ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे, पता लगाएंगे और उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसके बाद का काम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का रहेगा। एक बार देखते हैं जी तीनों पार्ट। ये लिखिए मुझे 197 पेज पे 10 क्वेश्चन, 197 पेज पे क्वेश्चन नंबर 10। Explain the main parts of a computer system, hardware, software and human wear. पढ़ते हैं जी हार्डवेयर के अंदर, that part of computer system that can be physically touched. Example keyboard, CPU, monitor, mouse, etc. Software, the hypothetical or imaginary part of the computer used with hardware to perform कंप्यूटर एप्लीकेशंस। टैली कंप्यूटर अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है, विंडोज आप सबको पता है जी, ये जैसे मोबाइल में एंड्रॉइड या iOS होता है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर विंडोज होता है, इस पे ऑपरेट होती है। MS ऑफिस उसके अंदर इनबिल्ट आता है, उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, मतलब ऑफिस से रिलेटेड चीजें, फाइल्स का स्पेशल सॉफ्टवेयर हो गया।
ह्यूमन वेयर पीपल इंटरेक्टिंग विद द कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, जो कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं और अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन में पूछा हुआ है जी इनपुट डिवाइस, व्हाट इज इनपुट डिवाइस? सर कंप्यूटर के अंदर सामान डालना, मतलब इंस्ट्रक्शन डालने के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा और आउटपुट के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इनपुट के लिए कैसे, मतलब कंप्यूटर के अंदर मुझे कोई डेटा फीड करना है तो कैसे फीड कर सकता हूं? कीबोर्ड से फीड कर सकते हैं, माउस से फीड कर सकते हैं। और आउटपुट कैसे निकल के आया कंप्यूटर में से? आउटपुट प्रिंटर से प्रिंट निकल करके आया, वो आउटपुट हो गया। मॉनिटर, उस पर हमें स्क्रीन पर रिजल्ट दिखेगा, जैसे मैं जेलेंटी टाइप करी तो हमें लेजर दिखेगा, आउटपुट दिखेगा, तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है जी, जो हम इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर के अंदर मैं डालना चाह रहा हूं वो इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू बाहर इंफॉर्मेशन निकल रही है वो आउटपुट डिवाइस। ठीक है जी। क्वेश्चन 11 के साथ में लिख लीजिए आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल प्रिंटर और मॉनिटर। क्वेश्चन 11 के साथ लिख लीजिए आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल प्रिंटर और मॉनिटर। नाइनटीन क्वेश्चन नहीं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 19 क्वेश्चन पढ़े हैं पर। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर काफी टॉपिक्स डिलीटेड हैं। काफी बच्चों ने मुझे अपने अपने स्कूल के सिलेबस भेजा है इस चैप्टर का, तो किसी के में कोई क्वेश्चन आ रहा है, किसी के में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो कुछ टॉपिक डिलीटेड हैं। मैंने उसके अंदर सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं, मैं क्लास में सारे पढ़ा रहा हूँ। अपने अपने स्कूल से कंफर्म करें, जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको आप ना पढ़ें। हर एक स्कूल में सेम टॉपिक नहीं आ रहा है, इस वजह से मुझे सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं। अपने अपने स्कूल से कंफर्म करें, जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको ना पढ़ें। 19 पढ़ें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के टाइप। अकाउंट्स वाले सॉफ्टवेयर के टाइप लिखा हुआ है सर, रेडीमेड, कस्टमाइज्ड और टेलर मेड। सर ये कपड़ों से नाम रखा हुआ है, एग्जांपल में मैं कपड़ों से समझा रहा हूँ। पहला सर रेडीमेड कपड़े, जाओ शॉप पे जाकर खरीद लो, पहन लो, ये रेडीमेड हो गया। कस्टमाइज क्या होता है कि हम गए शॉप में, खरीदा और अपनी फिटिंग का करवा लिया, मतलब साइज मैच नहीं कर रहा तो हमने उसकी फिटिंग वगैरह करवा ली, शॉप वाले फ्री में करके देते हैं, तो ये हो गया कस्टमाइज। सॉरी, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो गया, मतलब हमने कस्टम मतलब खुद का चेंज करना, कस्टमाइज कर लेना, खुद के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। तीसरा है टेलर मेड, कि आपको नहीं पसंद रेडीमेड, टेलर के पास जाओ, कपड़ा दो और आपके साइज नाप करके वो आपके हिसाब से बना दे, दिस इज टेलर मेड। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम सर यहीं से आ गया कि सर पहला रेडीमेड सॉफ्टवेयर, कि सर मैं टैली का सॉफ्टवेयर आता है, मैं मार्केट में गया, टैली का सॉफ्टवेयर परचेज करा और अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया और मैं उसमें अपना अकाउंटिंग कर रहा हूं, दिस इज रेडीमेड सॉफ्टवेयर। सेकंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, कि मैंने एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर टैली का सॉफ्टवेयर खरीद लिया और उसमें कुछ कुछ चेंजेस अपने अकॉर्डिंग करवा लिए, मतलब मुझे कुछ चीजें नहीं चाहिए या अलग तरीके से चाहिए, उसमें चेंजेस करवा लिए, दिस इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इंजीनियर को बुलाओ, चेंजेस कराओ। थर्ड चीज कि सर जो मार्केट में सॉफ्टवेयर है मुझे सूट ही नहीं करता, मुझे अपनी कंपनी के हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर चाहिए। जितनी बड़ी कंपनी है वो अपना सॉफ्टवेयर बनवाती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस फ्रेश में अगर आप जाएंगे तो आपने बिल वगैरह के स्क्रीन पे झांका होगा, तो उनके पास पहले से आइटम सारी की सारी स्क्रीन पर दिख रही होती है, वो फटाक से अपना प्रेस करते हैं स्क्रीन पर, टच स्क्रीन पर, और सारी आइटम आ जाती है और फटाफट से बिल बन जाता है। अगर वो टैली सॉफ्टवेयर या ऐसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर आने लग जाएंगे तो बिल बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। कोई शॉप ऐसी देखी जहाँ पर थोड़ी छोटी शॉप होती है लेकिन कंप्यूटर से बिलिंग करता है, तो उसको टाइम लगता है क्योंकि उसने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मतलब उसके पास कस्टमाइज है, टेलर मेड नहीं है। जो छोटी शॉप वाला है, कई बार जैसे पतंजलि स्टोर होता है, बड़ा स्टोर नहीं छोटा स्टोर है, वो भी ऑनलाइन बिल बनाने बैठता है, उसको 3-4 मिनट का 2-3 मिनट का समय लग जाता है क्योंकि वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, उसने मतलब सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है रेडीमेड, उसमें कुछ चेंजेस करवा रखे हैं अपने हिसाब। वो टेलर मेड नहीं है। टेलर मेड का मतलब क्या होता है, स्पेशली अपने लिए बनवाना। तो लेंस फ्रेश वालों ने इंजीनियर को बोला कि सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए कि यहाँ पर 1 लाख आइटम रखी हो लेंस फ्रेश के अंदर और 1 मिनट से कम समय में सारा बिल बन जाए, इतनी फास्ट स्क्रीन पर सब कुछ दिखना चाहिए, इतना इजी होना चाहिए, सॉफ्टवेयर हिसाब से बनाओ, तो दिस इज टेलर मेड। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा। रेडीमेड बिल्कुल रेडी हमने खरीद लिया, मार्केट से इंस्टॉल कर दिया। कस्टमाइज में रेडीमेड वाले में कुछ कुछ चेंज कराए, टेलर मेड अपने लिए स्पेशल बनवाया। मुझे लगा सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा? रेडीमेड। सबसे रेडीमेड सबसे महंगा कौन सा पड़ेगा? टेलर मेड सबसे महंगा पड़ेगा। पढ़ते हैं जी पहला पॉइंट, रेडीमेड सॉफ्टवेयर, those softwares which are not developed for specific users in general।
रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स आर द सॉफ्टवेयर्स दैट आर अवेलेबल ऑफ द शेल्फ। ऑफ द शेल्फ मतलब होता है जो एक तरह से अलमारी में रखा ही हुआ है, ऑफ द शेल्फ उसे कहते हैं, तो रखा हुआ सब हाल रेडीमेड। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स आर द सॉफ्टवेयर्स दैट आर रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर अमेंडेड टू मीट द नीड ऑफ द यूजर, कुछ चेंजेस करे उसके अंदर, बाकी रेडीमेड ही है। टेलर मेड सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर डेवलप्ड फॉर पर्टिकुलर यूजर, it means it is user specific, it is costly as compared to ready-made software। क्लियर हो गई जी बात? महंगा पड़ेगा डेफिनेटली, अपना कुछ स्पेशल बनवाएंगे तो। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स व्हिच यू शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर सोर्सिंग एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सर मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, अब रेडीमेड लूं या कस्टमाइज लूं या टेलर मेड लूं, इसमें कंफ्यूजन, तो मैं किन बातों का ध्यान रखूंगा एक अच्छा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करने के लिए, ये क्वेश्चन है। 4 बातों का ध्यान रखना सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी। अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटा एंट्री, रिट्रीवल, डेटा निकालना, रिट्रीवल ऑफ डेटा एंड जनरेटिंग डिजाइन्स ऑफ द रिपोर्ट। सर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स बार-बार चेंज होते हैं। मान लीजिए सॉफ्टवेयर बनवा लिया बड़ा महंगा सा, और पहले वैट था गवर्नमेंट ने, फिर जीएसटी लॉन्च कर दिया, सॉफ्टवेयर बेकार हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट ने मान लीजिए हम 15 आइटम बनाते हैं, उसमें से 4 पर जीएसटी है नहीं, अब जीएसटी उस पर भी आ गया, तो हम सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली चेंजेस कर सकें, इस टाइप का सॉफ्टवेयर हो, मतलब रिजिड ना हो बिल्कुल। फॉर एग्जांपल जैसे आपके मोबाइल है, आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है एंड्रॉइड का, उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। जैसे आपको डार्क मोड चाहिए कि लाइट मोड चाहिए, आइकन्स आपको अपने होम स्क्रीन पे चाहिए कि होम स्क्रीन पे नहीं चाहिए, तो इसमें आपको काफी सारे मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। ब्राइटनेस आपको ऑटो पे करनी है कि नहीं करनी है, हर एक को अपने कंफर्टेबल है, ऑटो रोटेट करना है कि नहीं करना, तो फ्लेक्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए जरूर, ये चीज पहले चेक करनी है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इट इज मस्ट टू कंसीडर द कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इट्स रेलेवेंट हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस, कॉस्ट ऑफ एडिशन ऑफ मॉड्यूल्स, training of staff, updating of versions, data recovery in case of data failure are negotiable and within the ability of the organization to afford it। सिंपल सी बात सर, जैसे कहते हैं कि भाई कार के अंदर हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल है, तो जैसी कार है ऐसी आइटम्स कई शौक में ले लेते हैं कार, महंगी कार, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का खर्चा, पार्किंग का खर्चा, सर्विस का खर्चा, और इतना खर्चा अगर उसके अंदर आता रहता है, उसको लेके आने के बाद उसके कवर, म्यूजिक सिस्टम, एसी वगैरह इतना खर्चे आ जाते हैं कि उसको मेंटेन करना बड़ा भारी हो जाता है, फिर वो लॉस को बेचते हैं। तो हार्डवेयर खरीदने से पहले आप सारी की सारी कैलकुलेशन लगा लीजिए, उसके बाद की कैलकुलेशन सारी की सारी बात की सर हम आज सॉफ्टवेयर खरीद लेंगे, उसके बाद अमेंडमेंट आएगी, अपडेट आएगा, तो अपडेट के पैसे, जैसे मैंने जो सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, ऐप खरीदा हुआ है, तो हर साल इसको अपडेट के पैसे देता हूँ मैं, तो ये सारी जब परचेज करने से पहले मैंने कैलकुलेशन लगाई कि मैं हर साल अपडेट करूंगा, उसकी मेरे को कॉस्टिंग कितनी आएगी, पर स्टूडेंट जो मुझे देना है वो मेरे को कॉस्टिंग कितनी आएगी, सारी कैलकुलेशन वगैरह पहले ही लगानी होती है। दूसरा, हम कंप्यूटर कंपनी के अंदर जब नया सॉफ्टवेयर लगाएंगे तो सर स्टाफ कंपनी के लिए नया हो, स्टाफ के लिए तो नया होगा ही होगा, तो स्टाफ इजीली समझ पाएगा, उससे नहीं समझ पाएगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मतलब जिस इंजीनियर से हम बनवाएंगे उनसे बोलेंगे सर कुछ लोग भेजो, और जो हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दे, उसके पैसे भी दो, वो पैसे भी लगेंगे हमारे। नए नए वर्जन अपडेट करना, सब कुछ सारी कैलकुलेशन लगा के चलनी है और हमारे बजट में आनी चाहिए। बजट कैलकुलेशन होती है सर, हर चीज का बजट कैलकुलेट, जैसे आपने मिशन मंगल मूवी देखी होगा, उसमें बहुत अच्छे से दिखा रखा था कितने बजट, 400 करोड़ के अंदर हमें जो है वो सारा का सारा रॉकेट बनाना है, मिसाइल बनानी है। पहले 800 करोड़ था, फिर 400 करोड़ हुआ, और उसी के अंदर बनाना है, तो कहाँ कहाँ कॉस्टिंग कम करनी है। सेम चीज है सर यहाँ पर भी, हमारी कंपनी में प्रोडक्ट्स हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कितनी इसकी सेलिंग प्राइस, कितनी कॉस्ट प्राइस, तो हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से हम सॉफ्टवेयर वगैरह में सपोज 2 करोड़ खर्च कर सकते हैं, हमारा बजट ये कहता है, तो 2 करोड़ के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैलकुलेशन। थर्ड नंबर, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मल्टी यूजर रिक्वायरमेंट। देखो मल्टी यूजर रिक्वायरमेंट क्या चीज है, मेरे कंप्यूटर के अंदर आईडी पासवर्ड है, मान लीजिए मेरे पास में कंप्यूटर बैठा हुआ है, लेकिन परचेज सेल बहुत सारी होती है, तो कंपनी वालों ने 4 पर्सन रख दिए सेल की एंट्री करने के लिए, तो उन चारों के पास
सेल की आईडी पासवर्ड होना चाहिए, मतलब है ना। तो एक ही चीज को चार चार यूजर हो गए, मतलब जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह की हम सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, उसमें कुछ लिमिटेड यूजर्स मिलते हैं, इतने यूजर्स होंगे या इतने ही फोन पर चलेगा। बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, महंगा सब्सक्रिप्शन तो अनलिमिटेड मोबाइल्स में, अनलिमिटेड लैपटॉप में चला सकते हो। सस्ता सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो एक ही फोन में चलेगा एक टाइम पर, सेकंड फोन में लॉगिन नहीं होगा जब तक फर्स्ट वाले से लॉग आउट नहीं होगा। तो मल्टी यूजर का मतलब एक ही टाइम पर एक से ज्यादा लोग यूज कर सके उस सॉफ्टवेयर को। तो परचेज तो एक ही बार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइन फ्रेशनर परचेज एक ही बार करा, एक ही स्टोर के अंदर 3-4 कंप्यूटर हैं, तीनों पे चले, सारे स्टोर्स में चले। तो मल्टी यूजर होना चाहिए, एक ही टाइम पर एक से ज्यादा यूजर उसको चलाएं। और कंपनी के अंदर कितने ट्रांजैक्शंस में लिमिट ना हो, सॉफ्टवेयर के अंदर जनरली लिमिट हो जाती है, तो उसके अंदर लिमिट ना हो ट्रांजैक्शंस की। फोर्थ, ease of adaptation and training needs. Some accounting softwares are user friendly and require a simple training to the users. However, some other complex software packages linked to other information systems require intensive training on a continuous basis. The software must be capable of attracting users. सर आसान से आसान सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। जैसे कहते हैं कि मान लीजिए 5 साल का बच्चा भी अगर मोबाइल चला पा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है, इसका मतलब है कि वो इंजीनियर इंटेलिजेंट है, कि उसने इतना इजी यूजर फ्रेंडली बनाया है कि 5 साल का बच्चा भी उसको यूज कर पा रहा है। तो हमारा ये इंजीनियर का काम ये है कि उसको इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना है कि सब इजीली समझ जाए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो आया है कंप्यूटर के अंदर, जो हमें स्क्रीन दिखती है, उससे पहले MS DOS था। MS DOS में हमें कमांड याद करनी पड़ती थी। जैसे कोई फाइल सेव करनी है तो फाइल और /save/ नाम डालना फाइल का, फिर एंटर दबाते थे तो फाइल सेव होती थी। इस तरीके से फाइल सेव करनी पड़ती थी। तो यूजर इंटरफेस आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि हमें जो पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर दिखेगा, हमें आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे सीधा ओपन हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे सेव और कट का पेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो ये अपडेट कर रखा है। तो जो यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ट्रेनिंग जब हम दें स्टाफ को तो उनको ये ना लगे कि पता नहीं किसी बाहर से चीज आ गई, नहीं समझ पा रहे, नहीं सीख पा रहे, उनको इजीली समझ में आ रहा है, सॉफ्टवेयर हिसाब से बनवाएं। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सीक्रेसी सॉफ्टवेयर एंड डेटा। सिक्योरिटी features of an accounting system software are also important. Software should ensure that it prevents unauthorized access and manipulation of data. सर सॉफ्टवेयर बनवा लिया और सारे स्टाफ में आईडी पासवर्ड वगैरह दे रखी कि सभी को एंट्रीज करनी है, लेकिन डेटा लीक ना हो, मिस्टेक ना हो। अब सभी ने आईडी पासवर्ड से सभी यूज कर रहे हैं, किसी ने गलती कर दी एंट्री में तो किसने गलती करी पता लगाना, ये वाला काम भी होना चाहिए, पता लगा सकते किसने गलती करी। और सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक भी ना हो, हैक ना हो, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, सिक्योरिटी को भी ध्यान रखते हुए, मतलब बेसिकली सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए ये सॉफ्टवेयर लिया गया है। तो ये 5 बातें लिखी हुई थी, हालांकि क्वेश्चन में 4 पूछी थी। तो इन 5 बातों का ध्यान रखना है सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले। रिवाइज करते हैं क्या क्या सीखा सर एक बार। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब चेंजेस वगैरह आराम से कर सके। सर हमारे मोबाइल में हम कोई भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे डबल टैप टू बैकअप, ये हटा दिया या लगा दिया हमारे हाथ में। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस, सर हम जैसे कि आईफोन में कहते हैं सर आईफोन खरीद लिया, उसके बाद अगर चार्जर महंगा, आईफोन की स्क्रीन टूट गई तो वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी, मतलब उसका आगे खर्चा भी महंगा। तो ये कैलकुलेशन भी सब माइंड में लगाते हैं परचेज करने से पहले, इसलिए सॉफ्टवेयर के आगे खर्चे भी माइंड में लेके चलते हैं। साइज ऑफ मेंशन हमारा काम ज़्यादा है कि काम कम है। फॉर एग्जाम्पल कि आईफोन ले लेंगे सर तो शायद बैटरी बैकअप उसमें कम होता है, अगर हमारा यूज़ ज़्यादा है तो वो शायद सूट नहीं करता है, तो हमें बैटरी ज़्यादा ध्यान देंगे। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में हमारी कंपनी का अगर साइज ज़्यादा है तो सॉफ्टवेयर ऐसा बनाए कि हम इसमें कितने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकें। सॉरी मेरे को कहीं जाना है। 4 पॉइंट सर, ईज ऑफ अडेप्टेशन एंड ट्रेनिंग नीड्स। सर सॉफ्टवेयर इस टाइप का बने कि हमको आराम से समझ में आ जाए, मतलब अनकंफर्टेबल ना हो, हम यूज कर सकें। और 5वां था कि हमारा कोई सॉफ्टवेयर लीक ना हो, जैसा आईफोन इस चीज में फेमस है कि उसका डेटा लीक वगैरह नहीं हो पाता, जो सिक्योरिटी ज़्यादा हाई होती है। एंड्रॉइड फिर भी हैक हो सकता है, आईफोन के चांस कम होते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर ऐसा बना है जिसके हैक होने के चांस बहुत कम हो। इसी के ऊपर 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। 17 में लिखा हुआ है डिफाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज एन इंटीग्रल
part of the computer accounting system. It takes the place of manual account. Manual accounting की जगह हम computerized accounting करते हैं, तो ये इसका place ले लेता है. 18th, why accounting softwares are more useful in current time. Accounting softwares are widely used in current time because they take very less time and give 100% accuracy for an input. Again accuracy सर तभी आएगी जब input सही रहेगा. ये चीज भी लिखी साथ साथ. मान लीजिए मैंने जर्नल एंट्री लिखी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 5,000. मैंने एंट्री ऐसे लिखी है, डेबिट में 50 क्रेडिट में 5. तो इनपुट ही मैंने करते तो फिर एक्यूरेसी नहीं आएगी. अगर इनपुट सही है तो उसके बाद की एक्यूरेसी पूरी रहेगी. मतलब अगर जर्नल एंट्री सही है तो इस बात की श्योरिटी लेजर परफेक्ट बनेगा, ट्रायल बैलेंस परफेक्ट बनेगा, फाइनल अकाउंट परफेक्ट बनेगा, उस चीज की श्योरिटी. तो 100% एक्यूरेसी के साथ काम करेगा. एक फायदा ये है इसका. वरना पहले क्या होता था, जैसे हमने चैप्टर करा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कि एंट्री सही कर दी, लेजर पोस्टिंग में गलती कर दी, है ना. तो राम की जगह शाम के अकाउंट में पोस्ट, ऐसी गलतियां पढ़ी हमने. प्रैक्टिकली वो गलतियां एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि पोस्टिंग हमें करनी ही नहीं होती. प्रैक्टिकल हमें सिर्फ जर्नल एंट्री ही करनी होती है, लेजर पोस्टिंग करनी ही नहीं होती. तो वो मिस्टेक होती ही नहीं है लेजर पोस्टिंग वाली. ये फायदा है. बहुत कम टाइम, जैसे मैं एंट्री पास करूंगा ना, मान लीजिए आज मैंने सेल की एंट्री करी तो 1 मिनट बाद मैं चेक करूंगा तो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट दिख जाएगी वो सेल्स में. मतलब सेल्स में जर्नल एंट्री में करी वो तुरंत लेजर में पहुंच गई, तुरंत ट्रायल बैलेंस में पहुंच गई, तुरंत ट्रेडिंग में पहुंच गई, तुरंत उसी टाइम. तो टाइम मतलब बच गया और एक्यूरेसी आ गई, तो फायदे हो गए. क्वेश्चन नंबर 16 अभी डिस्कस किया था हमने, इनपुट और आउटपुट. पढ़ने के बाद ध्यान से 16th क्वेश्चन, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स अभी डिस्कस किया था. बोथ इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीटिंग एनी ऑब्जेक्ट थ्रू कंप्यूटर सिस्टम. आगे बढ़ने से इनपुट डिवाइस के बारे में बता रखा है. एग्जांपल पढ़ाता नहीं हमने, माउस कीबोर्ड. इट इज द यूनिट विच कंट्रोल द इनपुट या इंस्ट्रक्शन इन द कंप्यूटर. द इनपुट डिवाइसेस यूज किए जाते हैं डेटा एंटर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे कीबोर्ड, माउस, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, लाइट पेन वगैरह वगैरह. आउटपुट यूनिट, इससे इंफॉर्मेशन मिलती है. आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा. प्रोसेसिंग डेटा मतलब क्या हुआ, जर्नल एंट्री मैंने डाली और फाइनल अकाउंट बन गया, तो डेटा प्रोसेस होने के बाद अब वो कम्युनिकेट कर रहा है कंप्यूटर मेरे से टू द यूजर्स इन अ ह्यूमन रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. एक ह्यूमन रीड कर सके, उसको समझ सके, इस फॉर्म में वो डेटा हमें दिखाएगा. आउटपुट यूनिट्स प्रेजेंट द डेटा इनटू ह्यूमन लैंग्वेज फ्रॉम मशीन लैंग्वेज. कंप्यूटर की लैंग्वेज से अलग होती है, बाइनरी डिजिट होती है 0101 करके. आपको तो आइडिया होगा थोड़ा बहुत, नहीं भी आइडिया जरूरत नहीं है आपको आइडिया लेने की. कंप्यूटर लैंग्वेज अलग होती है, बाइनरी लैंग्वेज, तो वो एक ह्यूमन पर्सन नहीं समझ पाता, तो उसको हम ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर हमें डेटा दिखाया जाता है. द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, वीडियो, प्रिंटर, ग्राफिक प्लॉटर, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस. ये सब जो आउटपुट डिवाइस है जिससे हमारा आउटपुट निकल करके आएगा. ट्वेल्थ क्वेश्चन, the CPU is counted in hardware. Give reason. CPU is counted in hardware items of computer because it has a physical value of existence. It means it can be seen and touched. CPU सर होता है, हालांकि CPU is the brain of the computer. हमने लर्न कर रखा है स्कूलिंग में. तो CPU जो है वो हार्डवेयर है. CPU जो यहाँ पे फिट होता है उसको हम टच कर देख सकते हैं, इसलिए वो हार्डवेयर का ही पार्ट रहेगा. 13th क्वेश्चन, अनलाइक कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कांट बी सीन एंड टच्ड. तो ये सही है या गलत है, बताइए. सही, ट्रू. सॉफ्टवेयर इज ओनली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अ कंप्यूटर ऑपरेट्स. इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब बेसिकली कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखी होती है. फॉर एग्जांपल डबल क्लिक कोई करे तो ओपन करना है, पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखे कंप्यूटर को, तो ये सब सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया. इट इज एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हिच इज यूज्ड विद हार्डवेयर
टू परफॉर्म कंप्यूटर एप्लीकेशन। हार्डवेयर के साथ मिलकर ही काम कर पाएगा, मतलब आप बिना मोबाइल हार्डवेयर के आप एंड्रॉइड को टच नहीं यूज नहीं कर पाओगे, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही यूजेबल चीज होती है। व्हाट पढ़ते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के 4 कंपोनेंट पूछे हुए हैं। पहला मदरबोर्ड। द मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज आल्सो नोन एज द मेन बोर्ड और लॉजिक बोर्ड। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बड़ी सी शीट होगी सर ग्रीन कलर की, उसमें से आपको चिपका हुआ होता है। सेकंड, प्रोसेसर। इट इज अ स्मॉल चिप इन द मदरबोर्ड। इट इज आल्सो नोन एज सीपीयू, central processing unit. It is brain of a computer. It controls all the components attached to the computer. में जो इंस्ट्रक्शन है वो यही देता है। थर्ड, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी। It is also known as volatile memory or RAM, random access memory. It is a storage location that holds memory for short period of time while the computer is running. तो रैम का काम क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए चीजों को होल्ड करके रखना। जैसे मोबाइल में रैम होती है 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम। तो रैम का काम क्या होता है, मान लीजिए एक साथ में 3-4 काम कर रहा हूँ, कभी 2-3 ऐप ओपन करे तो उसको होल्ड करके रखा हुआ है, मैं 4 ऐप के बाद 5वां ऐप खोलूँ तो तुरंत खुल जाएगी अगर रैम ज्यादा होगी। रैम कम होगी तो उतना टाइम ज्यादा लगेगी। डिफरेंस हालांकि बिल्कुल बहुत नाम का नैनो सेकंड्स का डिफरेंस होता है, बट फिर भी इसको फास्ट स्पीड चाहिए, तो जितना नैनो सेकंड भी बचे अगर हर एक स्टेप के अंदर तो क्या बुराई। तो रैम का काम क्या होता है, जैसे मोबाइल में जैसे पढ़ा ना 4 GB 64 GB, तो 4 GB रैम 64 GB रोम होती है, वो स्टोरेज मिलती है, उसके अंदर डेटा सेव हो रहा है, वो परमानेंटली सेव हो रहा है जब तक हम डिलीट नहीं करते, दैट इज रोम। उसमें डेटा परमानेंटली सेव हो रहा है जब तक हम डिलीट नहीं करते। रैम में टेम्पररी सेव होता है, जो फाइल आपने ओपन कर दी और अभी तक क्लोज नहीं करी, रिसेंट ऐप में अगर क्लोज नहीं करी तो तब तक ओपन रहेगी, शॉर्ट टर्म के लिए ओपन है, कहीं सेव नहीं है। तो रैम जितनी ज्यादा होगी हमारी स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी आएगी कंप्यूटर मोबाइल में काम करने। सेम चीज कंप्यूटर में है। लैपटॉप में कई बार क्या होता है कि लैपटॉप स्लो हो गया, पुराना हो गया, तो लोग एडिशनल रैम लगवाते हैं उसके अंदर, स्पीड बूस्ट करने के लिए स्पीड और अच्छी हो जाती है। फोर्थ, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। These devices are meant for storing the data permanently on the computer. The data will stay until the user erases it or device gets damaged. जैसे लैपटॉप के अंदर करीब 1000 GB की या 512 GB की हार्ड डिस्क आती है, ये मोबाइल के अंदर 64 GB 128 GB की हार्ड डिस्क आती है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो गया जो परमानेंटली सेव कर देगा जब तक यूजर उसको डिलीट नहीं करता। एग्जांपल पेन ड्राइव भी है इसका। चलिए 15 क्वेश्चन पढ़ते हैं सर, लास्ट छुट्टी हो जाएगी फिर आपको। What are the secondary storage devices? जो हमने अभी पढ़ा 40 क्वेश्चन में 4th पॉइंट में। Discuss briefly any two such devices. तो सेकंड डिवाइसेस किसे कहते हैं सर? मैंने पहले तो आंसर कॉपी पेस्ट कर रखा, 4th पॉइंट से देख लो। जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो 4th पॉइंट से कॉपी पेस्ट कर रखा, सेम है बिल्कुल। अच्छा जी, इसके अब एग्जांपल है जी। पहला, ऑनलाइन स्टोरेज मीडिया। It is that part of the computer on which the operating system is stored, is always present as an integral part of the computer. कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर स्टोर होता है, वो बेसिक वाला हो गया। सेकंड, नियर लाइन स्टोरेज डिवाइस। इट इज द ऑप्शनल मीडिया, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक टेप डिवाइस that is not necessary part of the system. Usage of this depends upon the requirement of the user. तो साथ में अलग से हमने कोई डिस्क लगा दी, उसके अंदर सेव कर लिया, ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं होता। थर्ड, ऑफलाइन स्टोरेज मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया, जैसे पेन ड्राइव हो, उसका कोई ऑनलाइन से कोई लिंक नहीं है उसका। दिस मीडिया इज प्राइमरली यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एंड सो ऑन। पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है, जैसे मैं क्लासेस वगैरह जो लेता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर भी सेव करता हूँ। तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क 4 GB के लिए रखी है, तो उसके अंदर एक्सटर्नल सेव कर लिया, उसका ऑनलाइन से कोई लिंक नहीं है, सीधा मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट किया, लैपटॉप हार्ड डिस्क कनेक्ट करा, वहाँ से कट, वहाँ से पेस्ट करा, तो ये सेकेंडरी डिवाइस हुआ था। और परमानेंट सेव हो गया, जब तक मैं डिलीट नहीं करता तब तक सेव रहेगा। हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एग्जाम्पल है इसके। पेन ड्राइव में लिमिटेड होती है, हार्ड डिस्क में ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा काम किया जाता है। क्वेश्चन हमारे 10 से 20 हो गया, ठीक है ना।